नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता। इस कोरोना महामारी के दौरान ये आम लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना इस बार सेकेंड वेव काफ़ी फैल चुका है। हर दूसरे घर में पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है, दवाइयों की किल्लत हो रही है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। सबसे पहला, हर बीमारी का एक ही सिद्धांत होता है, बीमारी का बचाव। आप सबको पता है कि बीमारी को कैसे बचना है। इस बीमारी से अपना खुद को प्रिवेंट करना है, मास्क से, सैनिटाइज़र से, आइसोलेशन करके जिसको पॉजिटिव है, वगैरह वगैरह। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे किसी को कोरोना हो गया है तो कैसे बचना है सीरियस होने से। जैसे कि हम देख रहे हैं सेकेंड वेव में यंग पेशेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। और ये इस बार जो कोरोना वायरस आया, जो ये म्यूटेशन हुआ है, काफ़ी इन्फेक्शियस है। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वी डोंट नीड टू पैनिक, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। कोरोना में जब नॉर्मली जब किसी को होता है तो 80-85% एसिम्टोमेटिक या हल्की इन्फेक्शन या फ्लू लाइक सिम्टम जैसे होते हैं, खांसी बुखार जुकाम करके निकल जाता है। लेकिन 15 से 20% लोगों में हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है और इनमें से 5-7% लोगों को आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। इसकी मॉर्टेलिटी 2% के करीब इंडिया में चल रही है इस समय। 2% का मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो 2 लोग नहीं बचते। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम अर्ली ट्रीटमेंट से और प्रॉपर मॉनिटरिंग से अपने आप को सीरियस होने से बचा पाएँ। वो कैसे कर सकते हैं? पहले हमें समझना कि हाई रिस्क लोग कौन हैं जिनको कोरोना ज़्यादा सीरियस बीमारी कर सकता है। ऐसे लोग जैसे एज ज़्यादा हो, 45 से ऊपर, जिनको बीपी हो, जिनको शुगर हो, जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो, जिनको मोटापा है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस तौर से होती है। तो हम शुरू में ये कह नहीं सकते कि इस पेशेंट को कितनी ज़्यादा बीमारी होगी। ये इसके लिए हम लेकिन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि भाई किसको प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है। वो कैसे कर सकते हैं? बाई क्लिनिकल सिम्टम्स, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, और इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या एक्सरे या सीटी के द्वारा। इसमें एक ही सिद्धांत है कि अर्ली ट्रीटमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट इग्नोर योर फर्स्ट सिम्टम्स। शुरुआती सिम्टम्स अपने इग्नोर मत कीजिए। शुरुआती सिम्टम्स जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, आपको बदन में दर्दें हो रही हैं, सोर थ्रोट हो गया या ज़ुकाम आ रहा है, इसको कोविड मान के चलें अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज आजकल के टाइम में। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वायरल फीवर जो इस समय फैला है वो कोरोना ही है। और ज़्यादातर लोग कई बार कहते हैं कि हमारा टेस्ट नेगेटिव आया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना पेशेंट्स में 30% लोग, उनका टेस्ट RT-PCR नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल आप स्टार्ट करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। अर्ली और जुडिशियस ट्रीटमेंट कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग सीरियस। बट मेडिसिन का टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है, उनका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन में 2 चीज़ें इंसान को मारती है, एक इन्फ्लेमेशन, दूसरा क्लॉटिंग, जिसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसको हम टेस्टों के द्वारा मेजर कर सकते हैं। जो इन्फ्लेमेशन होता है वो CRP टेस्ट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, और जो क्लॉटिंग है, ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, वो D-डाइमर टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो इनकी सीरियल मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है, तो सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि यू आर गोइंग डाउन। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट चालू की जाती है। इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो पैरामीटर है दैट इज़ ऑक्सीजन लेवल। आपका ऑक्सीजन हमेशा 93% से ऊपर रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक अच्छा गुड क्वालिटी पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के घर में रखना चाहिए। और जिसको भी इन्फेक्शन है उसको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके ये देखना चाहिए। सपोज़ आपका बैठे बैठे आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है, अगर अर्ली स्टेज में आपने पकड़ना है तो एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है कि आप 6 मिनट के दौरान 6 मिनट आपने चलना है और ये देखना कि कितना चल सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली यू शुड बी एबल टू
वॉक अराउंड 450 टू मोर देन 500 मीटर्स इन दो 6 मिनट्स। और उस दौरान हमने आपका सैचुरेशन पहले, करने से पहले और करने के बाद चेक करना है। अगर वॉक करने के बाद अगर आपका सैचुरेशन जो है लेवल, ऑक्सीजन लेवल है, अगर 4% से नीचे गिरता है तो इसका मतलब कि इम्पेंडिंग हिपोक्सिया होने वाला है, मतलब बीमारी आगे बढ़ गई है और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये आपको ऑक्सीजन लेवल कम होने से पहले की स्टेज है, ताकि आप उसको पकड़ पाएँ और अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट कर पाएँ। नॉर्मली हम शुरुआत में जैसे ट्रीटमेंट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, अगर आप स्टार्ट करें तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सीरियस काफ़ी डिक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे हम नॉर्मल दवाइयाँ जो दे रहे हैं, आपको सबको पता है, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, एंटीवायरल्स। आजकल एक लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से इनहेल्ड बुडिसोनाइड, जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड जिसको कहते हैं, जैसे आप पंप के ज़रिए यूज़ करें या इनहेलर के ज़रिए यूज़ करें, उसका काफ़ी अच्छा रोल आया है। अगर आप वो टाइमली यूज़ करते हैं तो आपका रिलेटिव रिस्क रिडक्शन 91% से होता है, से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब बीमारी सीरियस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़ीरो होते हैं, लेकिन काफ़ी कम होते हैं। ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी ऑन स्टैटिन्स, जो हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ देते हैं, उनमें बीमारी, कोरोना की बीमारी का मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, मतलब मरने का खतरा काफ़ी कम देखा गया है। नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि भाई जो पेशेंट्स, खासकर शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको ये दवाइयाँ हम नॉर्मली मोर देन 40 ईयर्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेरी सजेशन ये रहेगी, जिनको नहीं चल रही, स्पेशली इफ़ यू आर डायबिटिक या आपका एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क, जिसको हम ASCVD रिस्क बोलते हैं, अपने डॉक्टर से पता करके, अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो स्टैटिन्स शुरू करने हैं नॉर्मली भी। इस दौरान तो और भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। अगर आपका CRP लेवल ज़्यादा आ रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ शुरू करें। और अगर डी डैमेज ज़्यादा आ रहा है तो ब्लड थिनर शुरू करें। ये देखा गया है कि अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्लड थिनर्स टाइमली शुरू करते हैं तो कोविड की जो सिविरिटी है, ड्यूरेशन है, उसके चांसेस कम होते हैं। आजकल जो है हर पेशेंट को ओरल स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है, जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। उसका रोल है अगर पेशेंट को हिपोक्सिया है, हिपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है, अगर उसका ऑक्सीजन 93 से नीचे जा रहा है। स्टडीज़ जो हुई थी UK में, उसमें ये देखा गया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है, अगर 93% से ऊपर है और आपको स्टेरॉइड दिया गया, ओरल स्टेरॉइड, तो उसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो टाइमिंग ऑफ स्टेरॉइड इनिशियल फेज में अवॉइड करना चाहिए, अनटिल अनलेस आपका ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन कम होने की इम्पेंडिंग हिपोक्सिया है, जैसे मैंने बताया कि 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर वे में वो स्टार्ट करें। CT स्कैन का, जो हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन का इसमें रोल है, इसका अगर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या सिम्टम्स, या अगर डॉक्टर को लगता है, तो डे 3 या डे 5 पे इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आप डे 1 पे कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस समय बीमारी पिकअप नहीं होगी। और ये मत समझिए कि अगर डे 3 या डे 5 पे आपका माइल्ड सिम्टम्स, माइल्ड स्कोर आता है CT पे, तो ये प्रोग्रेस नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ये प्रोग्रेस भी हो सकता है। नॉर्मली कोरोना वायरस में 5वें से 14वें दिन तक प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस सेकेंड वेव में 3rd डे में भी कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको एवरी ऑल्टरनेट डे अपने कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और डी डाइमर के टेस्ट करने चाहिए, और रेगुलरली ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने चाहिए, और अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब कुछ हाई रिस्क इंडिकेटर्स होते हैं जिसको देख के आप ये समझा सकते हैं कि पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं है। उसमें जैसे सांस फूलना, तेज़ी से सांस लेना, या ड्राउजीनेस होना, या ऑक्सीजन लेवल 93% से कम होना, या आपके इन्फ्लेमेटरी और थ्रोम्बोटिक मार्कर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, छाती में दर्द होना। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें एडमिट होना चाहिए पेशेंट को। दूसरी प्रॉब्लम हमने देखा है कि कोरोना से पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं, उसके 1 से 1.5 महीने तक उनको थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस देखी जा रही हैं। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्लॉटिंग की टेंडेंसी। अगर ये क्लॉटिंग आपके हार्ट में हो गई तो हार्ट का अटैक होता है, दिमाग में हो गई तो दिमाग का अटैक होता है, जिसको स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक बोलते हैं। तो उसको रोकने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यू हैव टू टेक अ ब्लड थिनर। ब्लड थिनर आपको खाना है
4 से 6 हफ्ते के लिए, ठीक है। और कोविड के चक्कर में हमने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि बाकी बीमारियां मिस ना हों। किसी को कुछ प्रॉब्लम छाती में दर्द हो रही है या खांसी हो रही है, ज़रूरी नहीं कोरोना का ही लक्षण हो, और कोई प्रॉब्लम भी जैसे नॉर्मली होती थी कोरोना से पहले भी, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि ये वीडियो मैंने आम लोगों की जानकारी के लिए इसलिए डाल रहा हूँ ताकि वो पैनिक ना करें, बट उनको एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। पहले दिन से ही ट्रीटमेंट, पहले दिन से ही समझें कि अगर आपको ऐसा वायरल सिम्टम्स हो रहे हैं, वायरल सिंड्रोम हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ शुरू करें और निगलेक्ट ना करें। ऐसा ना हो कि जैसे नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आते हैं 5 दिन पहले बुखार हुआ था, नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि पहले दिन बुखार हुआ, उसके बाद बुखार ठीक हो गया, तो इंसान पेशेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, फिर 4-5 दिन के बाद खांसी शुरू होती है। ये बहुत ही एक कॉमन सिम्टम दिख रहा है मुझे। डॉक्टर साहब 1 दिन पहले बुखार आया था, उसके बाद बुखार नहीं आया है, अब खांसी 5वें दिन शुरू हो गई है। तो ये सब सिम्टम्स अवॉइड, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि इनिशियल ट्रीटमेंट में ही अगर आपका इनिशियल स्टार्ट हो जाता है तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन काफ़ी कम होता है। थैंक यू।